हाँ जी, आज हम लोग आहार नाल से शुरू करेंगे। कल हम आप लोग को मुख गुहा के बारे में पूरा बता चुके थे। मुख गुहा में बताए थे आप लोग को दांत, इसके अलावा बताए थे जीभ, इसके बाद बताए थे यौला के बारे में बताए थे, ठीक है। उसके बाद बताए थे लार ग्रंथि के बारे में बताए थे। नहीं, शायद लार ग्रंथि छूट रहा है ना, लार ग्रंथि छूट रहा है। आज इसको टॉपिक पूरा करते हैं, लार ग्रंथि के टॉपिक को पूरा करेंगे। चलिए आहार नाल देखिए कल हम आपको बताए थे कि मनुष्य शाकाहार है कि मांसाहार है। तो पहला हम देखे थे दांत से, है ना। तो देखिए मनुष्य में 4 प्रकार का दांत होता है, इसमें एक किनाइन दांत भी होता है। इसका काम होता है फाड़ना। तो देखा जाए तो जिसमें ये दांत बड़ा होता है उसका मतलब है कि वो मांसाहारी है। ये दांत होता है केनाइन। ये दांत होता है इंसाइजर। कल भी बताए थे, कल के वीडियो में, ये इंसाइजर है और ये केनाइन है। इसके बाद होता है प्रीमोलर और इसके बाद होता है मोलर। दूसरा, मनुष्य स्वभाव से है क्या शाकाहार है अथवा मांसाहार है। तो ये बतलाता है आंख। अगर आहार नाल बड़ा हुआ तो शाकाहारी होगा। शाकाहारियों का आहार नाल बड़ा होता है, किसके बनस्पत? मांसाहारियों के। ये मांसाहारी का आहार नाल है और यह शाकाहारी का आहार नाल है। सेम साइज का 2 जानवर है, सेम साइज का। तो एक में आहार नाल क्या होगा? बड़ा होगा और एक में आहार नाल छोटा होगा। यह है शाकाहारी का आहार नाल और यह है मांसाहारी का आहार नाल। तो मनुष्य का आहार नाल कितना फीट का होता है? तो लगभग 33 फीट का होता है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कम है मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, नहीं, अपेक्षाकृत कम है। होना चाहिए था जितना मनुष्य का हाइट है ना, उस हिसाब से मनुष्य का आहार नाल लगभग 40 फीट का होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं है। मनुष्य का है ना आहार नाल कितना फीट का है? 33 फीट का है, लगभग 33। इसमें भी देखो ना यार, बहुत सारा 3 लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ 3 ही लिखा हुआ है। याद रखना 33 यहाँ से, कि मनुष्य का आहार नाल कितना फीट का है? 33 फीट का है, जो अपेक्षाकृत छोटा है। एक चीज और देख लेना, शेर का आहार नाल और एक खरगोश का आहार नाल देखिए, दोनों साइड में कितना बड़ा है। एक खरगोश इसके सामने इतना बड़ा होगा, ये शेर है। अगर शेर है तो खरगोश से एकदम छोटा होगा इसके सामने। लेकिन आहार नाल की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो जितना एक शेर का आहार नाल होता है उतना ही आहार नाल किसका होता है? लंबा खरगोश का होता है। दोनों का आहार नाल की लंबाई बराबर होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसको सेल्यूलोज को पचाना है, ठीक है। खरगोश को सेल्यूलोज को पचाना है। यानी तो यहाँ पे हम यही सीखे कि शाकाहार का आहार नाल की लंबाई बड़ा होता है, जबकि मांसाहार की आहार लंबाई छोटा होता है। तो मनुष्य का देख लीजिए क्या है। मनुष्य का आहार नाल की लंबाई लगभग 33 फीट का है, जो कि अपेक्षाकृत छोटा है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो मनुष्य जो है स्वभाव से मांसाहारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? आहार नाल में ही संपन्न होती है, ध्यान रखिएगा। मुख गुहा से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अगर इसको फीट में करें तो कितना? लगभग 30 से 32-33 फीट, है ना। अगर मीटर में पूछे तो 8 से 10 मीटर होती है। कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। होना कितना चाहिए था? 40 फीट का होना चाहिए था। 40 फीट से 45 फीट होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है। कितना है? 30 से 32-33, यही आहार नाल की लंबाई होती है। देखिए पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख गुहा पर प्रारंभ होती है और गुदा पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मुख गुहा यहाँ से शुरू होती है और पाचन की क्रिया यहाँ पे गुदा पर समाप्त हो जाती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आंत। सबसे चौड़ा हिस्सा क्या हो गया? अमाशय। आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा क्या हो गया? अमाशय। और सबसे लंबा हिस्सा क्या होगा? बड़ी आंत और छोटी आंत मिला के आंत ही कहा जाता है। तो सबसे बड़ी हिस्सा होगी आंत, ठीक है। आगे लिखा हुआ है मांसाहार जीवों में आहार नाल छोटी होती है, परंतु शाकाहार में आहार नाल की लंबाई बड़ी होती है। जैसे खरगोश तथा बाघ का आहार नाल की लंबाई बराबर होता है। आहार नाल की भित्ति संरचनात्मक दृष्टि से कितने स्तर में बटा होता है? 4 स्तर में बटा होता है, ठीक है।
देखिए ये है आपका म्यूकोसा, ये आपको नजर जो आ रहा है अंदर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये म्यूकोसा है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसका वो म्यूकोसा है। तो देखिए एक्चुअली है क्या, जो आपका आहार नाल की भित्ति जो है ना, ठीक है, वो कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे अंदर में देखिएगा तो इस तरह से अंगुली नुमा आकृति बहुत सारा आपको मिलेगा, इसको कहा जाता है उर्धत। ठीक है, तो जनरली इस पार्ट को कहा क्या जाता है? तो इस पार्ट को कहा जाता है म्यूकोसा। इसी म्यूकोसा में पाया जाता है उर्धत, इसको कहते हैं झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं झिल्ली। तो देखिए कितने परत होती है, ये आहार नाल है ना। तो सबसे अंदर वाला ही परत हुआ, इसको कहते हैं म्यूकोसा। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट हुआ, उसको कहा जाता है सब म्यूकोसा। इसको क्या कहा जाता है? इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट को कहा जाता है सब म्यूकोसा। ठीक है, एक्सटर्ना तीसरा भाग हो गया ये एक्सटर्ना, और चौथा भाग ये है सरोसा। इन तीनों के बारे में तो नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है ये वाला पार्ट से। ये वाला कौन सा पार्ट है? तो ये वाला पार्ट है आपका म्यूकोसा। तो अब म्यूकोसा का थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए। ये म्यूकोसा के अंदर कुछ इस तरह की आकृति होती है, अंगुलुनीमा बहुत सारी आकृति है, इसी को कहते हैं झिल्ली या उर्धत इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें गॉलब्लेट ग्रंथि पाई जाती है, गॉबलेट ग्रंथि पाई जाती है। गॉबलेट ग्रंथि से होता क्या है? बहुत ही चिकना पदार्थ निकलता है, इसको कहते हैं सलेस्मा। क्या? सलेस्मा। सलेस्मा का स्राव होता है, एकदम चिकना होता है। जब इसका स्राव होता है तो भोजन को एकदम चिकना कर देता है और आराम से यहां आमाशय तक ये पहुंच जाता है। अगर सोचिए जरा, अगर सलेस्मा का स्राव ना हो तो बस वही है कि सामने एक पानी का गिलास लेके बैठिए और एक निवाला लीजिए, फिर पानी पीजिए, और आपको अंदर लेने में काफी कठिनाई होगी, है ना। तो देखिए इसकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, बिल्ली का ये इसका आकृति दिखा रहा है, बड़ा करके दिखाया, जूम करके दिखाया गया। अब इसके बारे में देख लीजिए, इसी में लाखों अंगुलिनीमा आकृति पाई जाती है, जिसे अंकुल कहा जाता है। अंकुल को इंग्लिश में कहा जाता है भिल्ली कहते हैं, या फिर उर्धत भी कहते हैं। ये पोषक तत्वों का अवशोषण कर रक्त में मिला देता है। कौन? यही पोषक तत्वों का, जो भी आपका पचा भोजन उसको किस में इसी के द्वारा अवशोषित करके कहां पे मिला देती है? रक्त में मिला देती है। इसी म्यूकोसा में क्या होता है? गॉबलेट ग्रंथि पाई जाती है, जो सलेस्मा का स्राव करती है। सलेस्मा एकदम चिकना होता है, भोजन में चिकनाहट लेके आता है ना, जो स्नेहक एवं रक्षण का काम करती है तथा उपकला सत्ता को नष्ट होने से बचाता है और पचने से सुरक्षित रखती है। ये कहां पाया जाता है? ये आपका पूरा आहार नाल में पाया जाता है, पूरा आहार नाल में। यानी कि आप कह सकते हैं कहां से कहां तक का, यहां से जो शुरू हुआ ये पूरा आहार नाल में पाया जाता है। ये पूरा आहार नाल में पाया जाता है भिल्ली। इससे क्या निकलता है? सलेस्मा निकलता है, जो भोजन को, है ना, एक तो हुआ कि जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, आप HCl का नाम सुने होंगे, जो आमाशय में निकलता है। तो HCl अगर चाहा तो आपका आमाशय को भी गला सकता है। अगर मांस को पचा सकता है तो आपका आमाशय भी तो उसी चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का ही बना हुआ है, उसको भी गला सकता है, पचा सकता है। तो क्यों नहीं पचाता है? तो बस यही स्नेह की वजह से, यानी कि यही सलेस्मा की वजह से, सलेस्मा लिखा हुआ है, सलेस्मा है ये, यही सलेस्मा की वजह से। सलेस्मा की परत चारों तरफ क्या हो जाती है? पैक कर देती है, भोजन को एकदम चिकना बना देती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वहां पर ये इसकी सतह पर चारों तरफ ये एक परत बना देती है, एकदम चिकना परत होता है, और भोजन आराम से नीचे निकल जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव शरीर में पाचन मुख्य 5 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, पहला है अंतर्ग्रहण, भोजन को, है ना, मुख में लेने की क्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद भोजन पचता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है झिल्ली के द्वारा,
वो सब बचे हुए भोजन को क्या कर लेना, रक्त में मिला देना और शोषण, फिर स्वांगीकरण, हर एक ऊतक तक पहुंचा देना और मलोत्सर्जन, जो बच गया वो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाना। अब शुरुआत में देखते हैं पाचन। देखिए भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यहीं से जो भी हम खाना खाते हैं यहीं से ही हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और खास तौर पे मुख में औषधियों का पाचन होता है और कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। ठीक है, ये यौला जो है भोजन को मार्ग देता है। ये यौला जो है भोजन को क्या करता है, मार्ग देने में सहायक होता है, भोजन को मार्ग देने में मदद करती है। रात में यौला की लंबाई बढ़ जाने के कारण व्यक्ति क्या करता है, खर्राटे लेता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग रात को सोते हैं तो ये यौला जो है ना, ये लटकेगा और यहाँ पे नासिका यानी कि नाक को बंद कर लेगा। जब जैसे हम लोग इस तरह से सोएंगे तो नाक को क्या करता है, बंद कर देता है। जनरली सब में ऐसा नहीं होता है कि टॉन्सिल बढ़ ही जाता है, लेकिन कुछ लोग खर्राटे लेते हैं तो रात में इसकी लंबाई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जैसे ही नाक के पास ये सटेगा तो खर 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 का आवाज आएगा। नेक्स्ट अगला है लार ग्रंथि। ठीक है, मनुष्य में कुल मिला के 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। एक तो यहां पे पाया जाता है कान के पास, यहां पे सबसे बड़ी लार ग्रंथि, इसको कहते हैं पैरोटीड लार ग्रंथि। इसका नाम है पैरोटीड लार ग्रंथि। ठीक है, इसका नाम है सबलैंगुअल। ठीक है, तो मुख में लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। देखिए मुख्य रूप से यही आपका इंपॉर्टेंट है, पैरोटीड, यही इसी के बारे में पूछता भी है। ये लार ग्रंथि में कभी कभी क्या होता है, सूजन आ जाता है बच्चों में, तो देखिएगा ये थोड़ा सा फूल जाता है, इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसे गलसुआ रोग कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह से होगा, मम्प्स, गलसुआ रोग। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा भी कि गलसुआ रोग में है ना कौन सा शरीर का अंग जो है, गलसुआ रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथि प्रभावित होता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सूजन आ जाता है, काफी फूल जाता है। पैरोटीड लार ग्रंथि कहां होता है, कान के पास होता है। ठीक है, देखिए पैरोटीड ग्रंथि में पैरामाइक्सो वायरस के संक्रमण के कारण गलसुआ रोग हो जाता है। ठीक है, अब पैरोटीड लार ग्रंथि कहां होता है, यह ग्रंथि कान के ठीक नीचे स्थित होता है तथा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपसे पूछा कि कितनी लार ग्रंथि कितना गो होता है, तो कुल मिला के देखिए एक तरफ 3 एक तरफ 3, तो कुल मिला के कितना हुआ 6। मतलब आप कह सकते हैं 3 जोड़ी होता है, कुल मिला के 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। तो मुख में लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार का स्राव होता है। ग्रंथि, अब एक यहाँ पे एक नया वर्ड मिला आपको, ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या है, तो ग्रंथि आपके शरीर का वह अंग है जिससे कुछ पदार्थों का स्राव होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए आंसू का स्राव होता है ना, लैक्रिमल ग्लैंड है। आपका पसीना का स्राव होता है ना, स्वीट पोर है, वहां से पसीना का स्राव होता है। ठीक है, तो ग्रंथि क्या होता है, जिस अंग से किसी पदार्थ का स्राव होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब आते हैं कि इसी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम का भी स्राव होता है और हार्मोन का भी स्राव होता है। ठीक है, तो हम अभी एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि यही भोजन को पचाएगा। हार्मोन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यह एक तरह का जैव उत्प्रेरक होता है। कल के क्लास में भी हम बताए थे कि ये जो एंजाइम क्या होते हैं अपने आप में विशिष्ट होते हैं, इसके बारे में हम कल बता चुके हैं पूरा। जैसे एंजाइम के बारे में बताया था, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, बस लाइपेज का काम केवल और केवल वसा का पाचन करना होता है, ट्रिप्सिन का काम केवल और केवल प्रोटीन का पाचन करना होता है। ठीक है, इसीलिए एंजाइम अपने आप में विशिष्ट होते हैं, कल भी बताए थे। यह एक तरह का क्या होता है, जैव उत्प्रेरक। आपको बताया थे कि जैव उत्प्रेरक एंजाइम 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे वो धनात्मक हुआ,
और जो भी क्रिया की दर को क्या कर दे, घटा दे, वो ऋणात्मक हुआ। जो भोजन 2 से 3 दिन में पचने लायक है उसे 2 से 4 घंटे में पचाता है। कौन पचाता है? एंजाइम ही पचाता है। इसी के मदद से हमारा भोजन पचता है। ये क्या करती है? क्रिया गति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंजाइम कहते हैं। यानी कि साफ है कि जो भोजन 2 से 4 दिन में पचने वाला था, एंजाइम की सहायता से 3 से 4 घंटे में पच जाते हैं। अब लार ग्रंथियां देख लेते हैं। लार ग्रंथियों के द्वारा लार का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, और पीएच कितना होता है? 6.8। 6.8 इसका पीएच होता है ना। मनुष्य में लार प्रतिदिन कितना बनता है? करीब 1.5 लीटर तो आपका लार ही बनता है, 1.5 से 2 लीटर। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जितने ज्यादा मात्रा में पानी पिएंगे, कि जब तक आपके शरीर में पानी नहीं होगा लार ग्रंथि बनाएगा कहां से? तो 1.5 से 2 लीटर आपका क्या बनता है? लार बनता है। आप आगे पढ़िएगा जठर रस, वो भी करीब 1.5 से 2 लीटर बन जाता है। फिर उसके बाद आंतरिक रस देखिएगा, वो भी करीब 1 से 1.5 लीटर बन जाता है। तो एंजाइम के लिए ही कुल मिला के देखा जाए तो 5 से 6 लीटर चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर भी कहता है कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीजिए आप। अधिकांश स्तनधारियों में इसकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, जो कि हम ऊपर भी दिखाए थे। देखिए यह है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है? छोटा, 2। सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि, बड़ा होती है। कुल मिला के कितनी जोड़ी होती है इसकी? 3 जोड़ी। यही है पैरोटिड लार ग्रंथि। अब थोड़ा सा लार ग्रंथि से है ना क्या निकलता है? स्लाइवा। स्लाइवा का मतलब हुआ लार। ठीक है। लार में 99% तो खाली पानी होता है, 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? तो पहला है लाइसोजाइम और दूसरा होता है टाइलिन। ध्यान रखिएगा, लाइसोजाइम और टाइलिन। अच्छा, लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। जो भी हम खाना खाते हैं, कोई भी जैसे फल खाएं, तो कोई भी फल हो, अगर सेव ही अगर आप लेते हैं तो वायुमंडल से निश्चित तौर पर इसको कुछ ना कुछ बैक्टीरिया बैठे होंगे। जब आप काटेंगे तो बैक्टीरिया भी अंदर जाएगा। उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम। इसलिए कहा जाता है कि सलाइवा में पहले कम से कम 32 बार किसी भी भोजन को चबाइए। ये हम नहीं, डॉक्टर कहता है। ऐसे आज के डेट में कौन इतना चबाता है? 1 बार काटे, 2 बार 4 बार चबाएं, उसके बाद सीधा अंदर। ऐसे सब लोग करता है। 32 बार नियम है, तो कौन नियम का पालन करेगा? 32 बार चबाना है। ठीक है, ताकि सलाइवा पूरा उसमें मिल जाए और बैक्टीरिया को नष्ट कर दे, है ना। पूछेगा आपको कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम। ये इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देना। किसमें पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपके आंख में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसमें आंख में। ठीक है, जो आंख में नहीं, एक्चुअली आंसू में, आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। देखिए, कुछ भी आपके आंख में पड़ेगा तो आंख से आंसू निकलने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? बैक्टीरिया जो भी है, बैक्टीरिया वायरस, वो मर जाएगा। और कहां पाया जाता है? तो गाय के मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? ठीक है, तो आपका आंसू तो हो ही गया, गाय के मूत्र बता चुके हैं, और आपका आंसू हो गया लार। लार में तो हो ही गया लाइसोजाइम एंजाइम। लार में, गोमूत्र में, और तीसरा हो गया आंसू, इसमें भी। ठीक है, पहले के लोग आंगन में गाय और गोबर, ठीक है, गाय का मूत्र और गोबर से क्या करते थे? लिपते थे। ठीक है, शायद समझ गए होंगे कि इससे क्या होता होगा। दूसरा कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है? जो भी आप भोजन करेंगे तो भोजन में निश्चित तौर पर क्या होता होगा? स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ये, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्च हम कल भी बताए थे, ये हो गया आपको कार्बोहाइड्रेट, और इसको छोटा छोटा अणु में तोड़ेगा। ये क्या हो गया? माल्टोज। और ये एकदम एक अणु में टूटेगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्लूकोज। तो इस रूप से इस रूप, यानी कार्बोहाइड्रेट को किसमें? माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो टाइलिन करता है।
टैलिन का काम है, ठीक है। और इमाइलेज एम एंजाइम क्या करता है, ये माल्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देखा जाए तो मुख में ही आंशिक रूप से पाचन किसका हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आंशिक रूप में होता है, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। चलिए बता चुके हैं। अब देखिए जितना भी विषैला सर्प है यही है पैराटीड ग्रंथि, पैराटीड ग्रंथि, यही जो है 20 ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाता है। विषैले सर्प में यही पैराटीड ग्रंथि जो है जिससे लार निकलता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका 20 ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरीके से जाएगा और ये आपका दांत हो गया, ये दांत। तो यहाँ पे दांत का डायग्राम बनाए हुए हैं, देखिए यही से बेमन आता है, बेमन मतलब हुआ 20 आएगा और यहाँ पे है देखिए 20, ठीक है। ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, ये देखिए इस तरह से। तो विषैले सर्प में पैराटीड ग्रंथि ही 20 ग्रंथि में रूपांतरित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सांप का विष भी लार की तरह होता है जिसे बेमन कहा जाता है। बेमन को नष्ट करने के लिए एंटी बेमन, ठीक है, एंटी बेमन दवा दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं, सांप के शरीर में स्टर्नम बोन नहीं होता है। स्टर्नम ये वाला जबड़ा का हड्डी स्टर्नम बोन है ना, ये होता ही नहीं है, इसलिए सांप का मुंह जो है काफी खुल जाता है, इसे इसका पूरा मुख खुल जाता है। यहाँ पे हम लोग का स्टर्नम बोन होता है जो कि एक निश्चित मात्रा में ही खुलेगा, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा। अगला है सबलिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तो सबलिंगुअल कहाँ होता है, जीभ के नीचे, और जीभ के और जबड़े के बीच में यहाँ पे जो होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि होता है, या जबड़ों के बीच में स्थित लार ग्रंथि होती है। ये दोनों से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। जब भी आपसे पूछेगा तो पैराटीड लार ग्रंथि से ही पूछेगा। आपके शरीर का सबसे बड़ा लार ग्रंथि है जो कि कहाँ पे होती है, कान के पास होती है। इसी में इंफेक्शन फैलने की वजह से क्या होता है, गलसुआ नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, लार में 2 प्रकार के एंजाइम, ठीक है, टैलिन तो बता दिए हैं। यह भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच कितना होता है, ये 6.8 पीएच पर ही काम करेगा, इससे ज्यादा पीएच पर है ना, जैसे ही इसे कम पीएच होगा ये काम ही नहीं करेगा, पीएच पर काम करता है। और स्टार्च की कितने % भाग का, 30% भाग का पाचन करता है। और एक और एंजाइम होता है माल्टोज, और यही माल्टोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मुख में पोषक तत्वों का अवशोषण क्रिया नहीं होती है, बल्कि अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है, आंत में होती है। मुख में केवल पचेगा, अवशोषण कहाँ होता है, आंत में होगा, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत में। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम किसका पाचन प्रक्रिया की शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। माल्टोज, यह माल्टोज शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा आपको हम बता चुके हैं लाइसोजाइम, यह लार में मिलने वाला एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए यह एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, ये एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक जो जीवाणुओं को मार दे। इसकी सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है, गौमूत्र में होती है। आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मुख पोहा में मौजूद भोजन के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। बोलस कैसा होता है, तो लसा पदार्थ होता है, यानी कि अभी तो भोजन हुआ, जैसे प्लेट में रखा हुआ है तो ये भोजन हुआ, ये आम हो गया, अमरूद हुआ, जो भी एक भोजन हुआ, जैसे मुंह में गया और सलाइवा के साथ मिला और पिसा, लार उसमें मिल गया, तब इसको क्या कहते हैं, बोलस। तो ध्यान रखिएगा, मुख के भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलस कहते हैं। फिर वो भोजन नहीं रहा, वो हो गया बोलस। ये कैसा पदार्थ है, लसलसा पदार्थ होता है। कुछ ये चीज आपको याद रखना होगा, जैसे चाय में क्या पाया जाता है, थीन, कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन। ये सब के सब उत्प्रेरक पदार्थ है। और सुपारी में क्या पाया जाता है, आइसोप्रेनलिन। ये जो देखिए दो जो आपको दिखा है लास्ट का, एक है निकोटीन और एक दिखा है आइसोप्रेनलिन।
इसका काम क्या है, ये सभी उत्प्रेरक पदार्थ है और ये दोनों क्या करता है, मुख का कैंसर लेके आता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और सुपारी में आइसोप्रेनलीन पाया जाता है। ये दोनों क्या करता है, मुख का कैंसर। इन्हीं दोनों की वजह से मुख का कैंसर होता है। ये भी बता चुके हैं कि लार में 99% क्या होता है, जल होता है। लार का एक और काम दांतों को सुरक्षित प्रदान करता है, भोजन को चिकना बनाने में सहायक होता है, लार का काम। ठीक है, इसका पीएच ध्यान रखिएगा, जैसे लार का पीएच 5.5 है, इससे कम होगा तो मुख से दुर्गंध आने लगेगा। ठीक है, और ज्यादा अगर पीएच कम हुआ तो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है दांतों को, दांत जो है क्षरण होने लगेगा, खुड़हड़ जिसको कहते हैं हम लोग ठेठ भाषा में, दांत में खुड़हड़ होने लगेगा। अब देख लेते हैं मनुष्य का आहार नल। ठीक है, कहां से शुरू होता है, मुख, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंख और फिर बड़ी आंख। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए यह है मुख, मुख के बाद क्या हुआ, तो मुख के बाद हो गया आपका ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या हुआ, ग्रसिका। देखिए पहले है मुख, मुख के बाद ये हो गया आपका ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ये हुआ आपका ग्रसिका, ये है अमाशय, ये है छोटी आंख और ये है आपका बड़ी आंख। ठीक है, तो आपसे कभी कभी पूछ देता है क्रोनोलॉजी, सॉरी इसको सजाने के लिए दे देगा कि भोजन किस किस तरीके से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो सबसे पहले मुख में, मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, के बाद अमाशय, के बाद छोटी आंख, के बाद बड़ी आंख में। ठीक है, अब हमारा भोजन ग्रसिका से होते हुए ग्रास नली में पहुंचती है, ग्रसनी से ग्रसिका, यानी ग्रसनी ये पार्ट हुआ और फिर ये हुआ ग्रास नली। ग्रास नली को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका में प्रवेश करती है और फिर कहां पहुंच जाती है, अमाशय में पहुंच जाती है। अब हम लोग देखते हैं ग्रसनी। मुख गुहा कहां खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, सो ये है मुख गुहा और ये कहां खुला, ग्रसनी में खुला। ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, ग्रसनी। मुख गुहा ग्रसनी में खुलता है। ये कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, मात्र 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ग्रसनी में दो चीज होता है, एक है श्वास नली, यानी कि श्वास भी जाता है इससे और भोजन भी जाता है इसी से, दोनों गुजरता है। यहाँ पे एक बल्ब होता है, इसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस घाटी या एक बल्ब कहते हैं। ये करता क्या है, देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये ग्रसनी से ही दोनों निकला, भोजन भी निकला, श्वास भी आपका गया अंदर। तो एक्चुअली देखिए यहां से आपका भोजन निकल गया है ना, ये है आपका फूड, फूड निकल गया इस तरीके से। और एपिग्लोटस कौन है, तो एपिग्लोटस यहाँ पे है, देखिए एपिग्लोटस ये वाला है, एपिग्लोटस। ये करता क्या है, ये जैसे ही आप सांस लेंगे ये खुलेगा और आपका श्वास जो है इस मार्ग से होते हुए अंदर जाएगा। जैसे भी आप भोजन करेंगे ये बंद हो जाता है, ये बंद हो गया और आपका भोजन ऐसे जाएगा। आपका भोजन कभी भी फेफड़ा में नहीं जा सकता है, तो यहीं से भोजन जो है कहां पे जाता है, भोजन ऐसे निकल जाएगा और जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ये खुलता है, ढक्कन खुलता है ऐसे, एपिग्लोटस। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड, यानी कि बंद। कौन बंद, एपिग्लोटस। एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे बंद है। तो श्वास लेंगे तो ये खुलेगा और भोजन जैसे ही जाएगा ये अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप। श्वास जाएगा तो ऐसे खुलेगा, भोजन जाएगा तो ये अपने जैसे ही इस पे भार पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे धंसेगा, नीचे धंसेगा और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
देखिए ये खुला हुआ है, ओपन एपिग्लोटिस, ये खुला हुआ है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, खुल जाता है, और जैसे ही भोजन जाता है तो ये जो है यहाँ से क्या हो जाता है, नीचे की ओर इस तरह से बैठ जाता है। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से कौन रोकेगा, एपिग्लोटिस वाल्व रोकता है। ठीक है, अब ग्रास नली में भोजन का पाचन, कोई पाचन नहीं होता है। लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, और यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो करीब 7 सेकंड का टाइम लगता है। यहां से अमाशय में भोजन जाने में 7 सेकंड का समय लगता है। लंबाई पूछा है कितना है, 25 सेंटीमीटर लंबाई होता है। पाचन होता है क्या, कोई पाचन नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि पाचन तंत्र में किस स्थान पे कोई पाचन नहीं होता है, तो ग्रास नली यानी ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह सीधे हमारे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो सीधे हमारे अमाशय से जुड़ा होता है। ये देखिए ग्रास नली जो है ये सीधे किससे जुड़ा होता है, तो आपका अमाशय से जुड़ा होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो इसमें किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इसमें केवल और केवल श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथि का काम क्या है, श्लेष्मा का स्रावन करना। श्लेष्मा क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, स्नेहक है, जो भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है। पूरा ग्रास नली को क्या करेगा, चिकना बना देगा। अब क्रमानुकुंचन विधि के द्वारा भोजन जो है अंदर प्रवेश करता है। क्रमानुकुंचन विधि क्या होता है, तो देखिए जो भी हम भोजन करते हैं तो इस तरीके से आपका भोजन अंदर जाएगा। देखिए आपका भोजन यहां पे है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा सरकेगा। दूसरा फेज में देखिए ऊपर से बंद होते जाएगा। इससे गतियों को कहते हैं क्रमानुकुंचन विधि, गति, क्रमानुकुंचन गति। ये भोजन यहां पहुंचा और ये आपका अमाशय है, और इसमें आके गिरेगा। ऊपर से बंद होते जाता है और नीचे से ही खुलते जाता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। और ध्यान रखिएगा पूरा भोजन यानी पूरा आंत में इसी तरीके से हमारा भोजन जो है गति करता है। इस गति को कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन क्रिया के द्वारा भोजन नीचे सरकता है। ध्यान रखिएगा मुख के भोजन को क्या कहते हैं हम लोग, बोलस। जब ये अमाशय में चला जाता है तो इसको कहते हैं काइम, और अमाशय से बाहर निकलता है और जब आंत में चला जाता है तब इसको कहते हैं काइम। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है अमाशय, जठर या फिर गैस्ट्रिक, है ना। अमाशय के बारे में हम लोग को देखना है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका आकार कैसे होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। ठीक है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हिस्सा है। कहां होता है, तो देखिए यहीं पे होता है आहार नाल। ये आपका दाहिना हाथ है, ये आपका बायां हाथ है, तो यहाँ पे होता है आहार नाल। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। और आहार नाल का सबसे चौड़ा स्थल अगर पूछे तो आपका यही अमाशय है। इसे इंग्लिश में गैस्ट्रिक भी कहते हैं, स्टमक भी कहते हैं, है ना। किस ओर पाई जाती है, बाईं ओर पाई जाती है। और अमाशय के भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए भोजन कितना देर तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। भोजन यहाँ पे पूरे 4 घंटा रहता है। देखिए अमाशय में भोजन धारण करने की क्षमता कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर होती है। मुख के भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। और अमाशय के भोजन को क्या कहते हैं, काइम। काइम कितना होता है, लगभग 1.5 से 2 लीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए अमाशय में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन होता है। मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का। ठीक है, कुछ हद तक वसा का पाचन होता है, बहुत कम मात्रा में, 1% वसा का पाचन होता है। ठीक है, अब हम लोग अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अमाशय में कुल मिला के 4 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन, एक पेराइटल, दूसरा है म्यूकस कोशिका, तीसरा है जी कोशिका, और चौथा है आपका पेप्टिक कोशिका। इसको मुख्य कोशिका भी कहते हैं, मुख्य कोशिका। अब चलिए देखते हैं चारों का काम क्या है। सबसे पहले जब भी भोजन जाएगा तो जी कोशिका सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और यहां से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकालता है, गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन। अब अगला सवाल यह है कि गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, तो ये 2 कोशिकाओं को क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है। पहला पेराइटल कोशिका और दूसरा पेप्टिक कोशिका यानी कि मुख्य कोशिका।
दोनों एक्टिव हो जाता है। मतलब जब तक ये गैस्ट्रिक हार्मोन नहीं निकलेगा तब तक ये दोनों सोए हुए रहेगा, ये पैराइटल कोशिका और पेप्टिक कोशिका। अब जैसे ही ये एक्टिव हुआ, ये एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ निकाल देगा जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड होता है। कितना पीएच होता है? 1 के करीब में, 1 से 2 के आसपास में होता है इसका पीएच HCl का। पेप्टिक कोशिका क्या करेगा? पेप्टिक कोशिका 2 प्रकार के यहाँ पे है ना, 2 प्रकार के एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, तो पहला कौन होता है? पहला है पेप्टिक कोशिका के द्वारा पेप्सिनोजन और दूसरा है प्रोनेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन, यहां से निकलेगा पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोनेनिन। ये 2 एंजाइम निकला। ठीक है, लेकिन ये दोनों निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय है, कोई काम का नहीं। ठीक है, तो पेप्टिक कोशिका से क्या निकला? पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन, ये दोनों क्या है? निष्क्रिय फॉर्म में है। अब इसको सक्रिय फॉर्म में कौन लाएगा? तो HCl। जैसे ही इसमें HCl मिला और ये सक्रिय हो जाता है और ये बन जाता है पेप्सिन। ठीक है, और जैसे ही इसमें HCl बना और ये बन गया प्रोरेनिन, है ना, प्रोरेनिन। ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेनिन में। ये इसका सक्रिय फॉर्म है। यानी कि ध्यान रखिएगा, पेप्टिक कोशिका से क्या निकलता है? तो पेप्सिनोजन और प्रोनेनिन एंजाइम। ठीक है, लेकिन ये होता है निष्क्रिय, कोई काम का नहीं है। अब जैसे ही HCl इसमें मिला, इसको क्या करता है? सक्रिय। तो सक्रिय फॉर्म इसका क्या है? पेप्सिनोजन का सक्रिय फॉर्म है पेप्सिन और प्रोनेनिन का सक्रिय फॉर्म है रेनिन। ठीक है, कैसे बनता है? तो HCl की मिलने की वजह से बनता है, प्लस HCl। ठीक है, इसमें क्या होता है? केवल दूध का पाचन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन। तो ध्यान रखिएगा, दूध में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो रेनिन। ठीक है, और पेप्सिन में क्या होता है? तो जितने भी प्रकार के प्रोटीन हैं, सारे प्रोटीन का पाचन कहां पे होता है? सारे प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन में। ठीक है, तो रेनिन केवल दूध के प्रोटीन को पचाता है, दूध के प्रोटीन को केसिन कहते हैं, जबकि पेप्सिन क्या करता है? सारे प्रकार के प्रोटीन को पचाने की क्षमता रखता है, यानी कि दूध वाला प्रोटीन भी। लेकिन यहां पे एक चीज और, रेनिन जो है मात्र 15 साल तक ही काम करता है, मैक्सिमम 15 साल, इसके बाद नहीं। कभी कभी तो 10-12 साल भी लिखता है किताब में। तो ध्यान रखिएगा, रेनिन जो है मैक्सिमम 15 साल की अवस्था तक ही काम करेगा, इसके बाद ये डीएक्टिव हो जाता है, ये काम नहीं करता है। तो इसके बाद 15 साल के बाद क्या होता है? क्या हम लोग दूध नहीं पचाते हैं? हाँ, दूध पचाते हैं, लेकिन उसको पचाने का काम कौन करेगा? तो पेप्सिन। क्योंकि पेप्सिन जो है सारे प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि दूध का भी प्रोटीन का ही पाचन कर देगा। ठीक है, तो अब एक और बच गया, म्यूकस कोशिका, यानी कि सलेस्मा कोशिका। आपको हम बता चुके हैं सलेस्मा कोशिका का काम क्या है। सलेस्मा का स्राव करना इसका काम होता है। ये मान लिया कि अमाशय का दीवार है, अब इसमें से HCl का स्राव हुआ, और जैसे ही HCl का स्राव होगा तो हो सकता है कि अमाशय की दीवार को भी पचा दे, हो सकता है। ये क्या करता है? इसमें से सलेस्मा का स्राव हुआ, और जब सलेस्मा का स्राव हुआ तो इस चारों तरफ एक आवरण बना दी गई इस तरह से। जो आंत की दीवारों को पचने से बचाएगा। भोजन कहां पे होगा? तो इसी के अंदर होगा भोजन, इसी के अंदर होगा भोजन, और HCl भी होगा तो बस इसी पे टाइप पे होगा ऐसे। शायद समझ गए होंगे, है ना? यही कारण है, इसी के कारण, यानी म्यूकस कोशिका से, या फिर इसको सलेस्मा कोशिका कहेंगे, यहीं से सलेस्मा का स्राव होता है, जो भोजन को, है ना, सॉरी, आंत को पचने से बचाता है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला पढ़े थे हम लोग, पैराइटल कोशिका से क्या निकलता है? HCl अम्ल का स्राव होता है। यह क्या करेगा? देखिए, गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है? अच्छा, गैस्ट्रिक हार्मोन पहले हमको इसके बारे में लिख देना चाहिए था, जी कोशिका के बारे में। यह गैस्ट्रिक हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। यह पैराइटल कोशिका तथा पेप्टिक कोशिका क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, यानी कि सक्रिय कर देता है। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद पैराइटल कोशिका, पैराइटल कोशिका से क्या निकलता है? HCl अम्ल का स्राव होता है।
ठीक है। HCl अम्ल का स्राव होता है। देखिए गैस्ट्रिक हार्मोन क्या किया, पेराइटल कोशिका और पेप्टिक कोशिका दोनों को क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। पेराइटल से किसका निकलता है, HCl का स्राव होता है। और पेप्टिक कोशिका से दो प्रकार के एंजाइम निकलता है, एक पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन एंजाइम का स्राव हुआ। HCl के द्वारा यह अक्रिय एंजाइम सक्रिय एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम सभी प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन रेनिन एंजाइम केवल दूध के प्रोटीन का ही पाचन करता है। रेनिन एंजाइम केवल शिशु अवस्था से ही में ही निकलता है। तीसरा है म्यूकस हार्मोन। इसका मुख्य काम भोजन को चिकना बनाना होता है तथा HCl अम्ल से अमाशय की दीवारों को सुरक्षा करना होता है। ठीक है। अगला है मुख्य कोशिका यानी पेप्टिक कोशिका। हम बता चुके हैं इससे दो प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, एक पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय होता है और दूसरा प्रोरेनिन ये भी निष्क्रिय होता है। ठीक है। अगला है पेराइटल कोशिका, इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये बता चुके हैं। अल्कोहल। अल्कोहल का पाचन कहां होता है, अवशोषण। अल्कोहल का अवशोषण ध्यान रखिएगा अमाशय में ही हो जाता है, आंख तक पहुंचता भी नहीं, अमाशय में। जैसे यहाँ पर लिक्विड कोई पिए सोमरस, वो जैसे ही जाएगा अमाशय में वो क्या हो जाएगा, वहीं पे अवशोषित हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो अल्कोहल का अवशोषण कहां होता है, अमाशय में ही होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बारे में देख लेते हैं। तो HCl कहां से निकलता है, तो HCl निकलता है पेराइटल कोशिका से। पेराइटल कोशिका, इसको ऑक्सेंटिक कोशिका भी कहते हैं, ऑक्सेंटिक कोशिका। यह भोजन को क्या करेगा, तो सबसे पहला काम यही है कि भोजन को अम्लीय कर देगा। अब हम आपको टाइलिन के बारे में बताए थे कि 6.8 pH पर काम करेगा और जैसे ही भोजन अम्लीय हुआ pH कितना गिर के हो गया, 2 है ना, 2 3 के आसपास, 1 pH 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, इससे तो कम हो गया ना, तो टाइलिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइलिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जब टाइलिन निष्क्रिय ही हो गया तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। इसके पीछे रीजन यही है, टाइलिन एंजाइम का निष्क्रिय हो जाना। क्यों भाई, तो अम्लीय में ये काम करता ही नहीं है। 6.8 pH पर अच्छा काम करेगा, जैसे ही pH कम होगा यानी कि 1 2 या 3, ये टाइलिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त। HCl का और काम क्या है, सबसे बड़ी काम, जो भी आप खाना खाएं अगर आप चबा कर खाए हैं तो हो सकता है वहीं पे लाइसोजाइम एंजाइम जो है जीवाणुओं को मार दे, लेकिन हो सकता है कि आप बस 1 से 2 काटा काटे और सीधे पेट में। अब क्या करेगा, आपके साथ भोजन के साथ साथ क्या गया, जीवाणु भी पेट के अंदर गया और पेट के जीवाणुओं को कौन मारेगा, यही HCl मारने का काम करता है। ठीक है। ज्यादा देर तक अगर जीवाणुओं के संपर्क में भोजन रहेगा तो सड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये भोजन को सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है। कौन, HCl। और क्या करता है, ये तो शुरू में ही बताए थे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सक्रिय कर देता है, यानी कि निष्क्रिय एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करता है, रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में बदल देता है। निष्क्रिय एंजाइम कौन कौन है, तो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तथा प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। अब अगला सवाल यह है कि पेप्सिन क्या करेगा, तो देखिए ये है, मान लिया जाए कि प्रोटीन, इसको तोड़ने का काम करेगा, इस रूप में कर देगा। और हम कल भी बताए थे, यह है आपका प्रोटीन, और ये क्या है, पेप्टाइड, और यह है अमीनो अम्ल। यह है पेप्टाइड, अभी भी पूरी तरह से नहीं पचा है, प्रोटीन का पाचन हुआ है, पाचन की क्रिया भले ही शुरुआत हो गया है प्रोटीन का, लेकिन पचा नहीं, ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ और फाइनली पचाएगा तो ये बनेगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल इस रूप में कौन लेके आएगा, बड़ा अणु है, इसको छोटा छोटा अणु में कौन लेके आएगा, तो पेप्सिन, पेप्सिन। और इसको इस फॉर्मेट में कौन लेके आएगा, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है पेप्टाइड को किस में तोड़ देना, अमीनो अम्ल में तोड़ देना।
तो देख लेते हैं पेप्सिन एंजाइम के बारे में। पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये 1 से 2 pH पर कार्य करता है। ठीक है, ये करेगा क्या? ये सभी प्रकार के प्रोटीनों का पाचन करता है पेप्सिन। यह प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ देता है, मतलब इस रूप में तोड़ देता है पेप्सिन। पूरी तरह से नहीं बचाया है। रेनिन का काम क्या है? स्तनधारियों के केवल शिशुओं में यानी कि 8 वर्ष तक रेनिन एंजाइम पाया जाता है। बस हम आपको बताए थे 15 साल, तो मैक्सिमम 15 तक हल्का हल्का निकलता है, यानी कि शिशु अवस्था में ही ये रेनिन का स्राव बंद हो जाता है। इसका मतलब है अब जो है दूध के प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, ये पेप्सिन करेगा। या दूध के प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं? केसिनोजन या फिर केसिन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 वर्ष के बाद दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। इन चारों कोशिकाओं से निकलने वाले पदार्थ है ना, जो भी इन चारों कोशिका से कौन कौन सा निकल रहा है, देखिए सब जुड़िए इसमें। कौन कौन निकला? एक दो निकला HCl, एक निकला पेप्सिन, और क्या निकला? रेनिन, और क्या निकला? गैस्ट्रिक हार्मोन, और क्या निकला? तो सलेस्मा। ये सब जब मिल जाता है तो इनके संयुक्त फॉर्म को कहते हैं जठर रस। जठर रस है ना। तो ऐसा नहीं कि जठर रस कहीं और से निकलता है, इन सभी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। अब ये बताइए HCl का pH कितना होता है? 1 से 2 के बीच में होता है। इसका मतलब साफ है कि जठर रस का pH कितना होगा? 1 से 2 के बीच होगा। तो इनके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो टाइलिन की क्रिया क्या हो जाती है? यहाँ पे समाप्त हो जाती है। टाइलिन आके निष्क्रिय हो जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, जठर रस का pH कितना होता है? 1 से 4.5 के बीच होती है ना। मान लिया जाए कि आप खाना खाएं, है ना, और जठर रस निकलना शुरू हुआ 1 से 1.5 लीटर, लेकिन साथ में आप इतना भरा भोजन, साथ में आप जो है यहां तक पानी पी लिए। अब बताइए जठर रस का pH बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली अब 1.5 तो रहेगा नहीं। आप अग्नि को बुझा रहे हैं, इसे कहा जाता है जठराग्नि। जठराग्नि बुझेगा, है ना, इसका pH बढ़ेगा, यानी कि भोजन अब पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद पानी का सेवन ना करें। आधा घंटा के बाद ही पानी का सेवन करें। इसके पीछे रीजन है कि यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो जठर रस की क्रिया को क्या कर देंगे? आप कम कर देंगे। जठर रस क्या करता है? भोजन को, है ना, टुकड़ा टुकड़ा में बदलने का काम करता है। एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा, और ये टुकड़ा को कहते हैं हम लोग काई। अब देखिए, चाय हो गया, कॉफी हो गया, अल्कोहल हो गया, इरेगुलर डाइट। आप ऐसा डाइट कर रहे हैं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी उपवास, है ना, लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं, दर्द निवारक गोली खाते हैं, या फिर शादी का खाना खाते हैं। अगर ये सब करते हैं, यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा HCl जो है तेजी से क्या हो जाएगा? स्रावित होगा, बहुत तेजी से स्रावित होगा। ठीक है, इससे क्या बढ़ेगा? HCl की मात्रा अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, है ना, और इसी को कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर। ये बहुत ज्यादा में अगर मात्रा में निकलेगी तो होगा क्या कि श्लेष्मा कितना देर तक बर्दाश्त करेगा? एक समय के बाद क्या करेगा? श्लेष्मा भी सिलेंडर कर देगा। जब HCl बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होगा तो आपके पेट के दीवारों में क्या हो जाएगा? अल्सर नामक बीमारी आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा घाव कर देगा। देखिए आपके, आप कह सकते हैं कि आहार नाल को ही पचाना शुरू कर देगा। ये देखिए, इसे कहते हैं अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, है ना। इसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, और जब गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो सिंपल सी बात है, इसको ठीक कैसे किया जाए? तो एसिड है ना ये, तो एसिड का यानी कि अम्ल है, अम्ल की क्रिया किससे करवा देते हैं? तो अम्ल की क्रिया क्षार से करवा देंगे, तो क्या बनेगा? लवण, और क्या बनता है? जल बनता है। इसका मतलब है आप दवा के रूप में क्या देंगे? क्षार देंगे, है ना। एंटा एसिड इसको कहते हैं, एंटा एसिड।
ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये है एंटा एसिड। ठीक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH Hall 2S, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH Hall 2S को। ये एंटा एसिड है, यानी कि क्षार है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी अपच जैसा हो तो ऐसा ना हो कि नींबू गार के आप पी लें, नींबू और ज्यादा एसिड है ना, और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कुछ क्षार का सेवन कर लेंगे। ठीक है, ये है एंटा एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी आंत की दीवारों का आंशिक पाचन क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। किसी भी कारण से HCl अधिक मात्रा में बन जाए तो अम्लीयता और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अम्लीयता मतलब हो गया गैस की बीमारी, और गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं आंतों की दीवारों का आंशिक पाचन। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवारों का आंशिक पाचन क्या कहलाता है, अल्सर कहलाता है। ठीक है, जिस कारण से आंत की दीवारों में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। अच्छा, पचाएगा कौन, तो सिंपल सी बात है, पेप्सिन ही प्रोटीन को पचाता है, और आपका आंत का दीवार भी प्रोटीन का बना होता है, उसको भी पचा देता है, जिस कारण से आंत की दीवारों में घाव हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का घाव हो गया। अब अगला सवाल है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो सिंपल सी बात है, या तो आप HCl का स्राव रोक दीजिए, या फिर अम्ल ज्यादा मात्रा में यहाँ पे है तो क्या आप डाल दें, क्षार डाल दें, एंटा एसिड, ताकि अम्ल की क्रिया को क्या कर दे, कम कर दे। यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक अल्सर या जठर घाव के इलाज के लिए क्या डाला जाता है, एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा। एंटा एसिड यानी कि जैसे ही जठर रसी निकलेगा, अम्ल निकलेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही क्षार में कन्वर्ट हो जाएगा तो पेप्सिन एंजाइम काम ही नहीं करेगा। जब काम ही नहीं करेगा तो इसको फिर पचाएगा ही नहीं, कि धीरे 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 आपकी आंत की दीवार ठीक हो जाएगी, घाव ठीक हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, यही है एंटा एसिड है, MgOH Hall 2S या फिर AlOH Hall 2S। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब ये तो हुआ एंटा एसिड। अब हम ऐसा करते हैं कि जहां से ये HCl का स्राव हो रहा है ना पेराइटल कोशिका से, उसी को क्या करते हैं, डीएक्टिव कर देते हैं कुछ समय के लिए। तो उससे भी हो सकता है कि पेराइटल कोशिका को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। तो क्या इसको बंद किया जा सकता है, बिल्कुल बंद किया जा सकता है। कुछ दवा है जिसके थ्रू पेराइटल कोशिका को ही क्या कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ दवा है, याद रखिएगा, ओमेप्रोजल, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओमेप्रोज है ना, पेंटाप्रोजल, एमोप्रोजल और एनिटिडीन, ये तीन वो है, आप याद रखिएगा। पेंटाप्रोजल, ओमेप्रोजल और एनिटिडीन। ये क्या करता है, तो पेराइटल कोशिका को ही क्या करता है, पेराइटल कोशिका को ही कुछ देर के लिए डीएक्टिव कर देता है। और जब डीएक्टिव हो गया, इसका मतलब साफ है उसमें से HCl का स्राव होगा ही नहीं। जब HCl का स्राव होगा ही नहीं तो यहाँ पे अम्ल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और धीरे 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 आपका आंत का जो घाव है, जो अल्सर है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे भी अल्सर है जिसको हो जाता है भूख कम लगती है, ऐसी स्थिति में आप खाना भी कम खाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर ये भी बोलता है कि कम मात्रा में खाना खाएं, धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो कौन कौन सा दवा है, पेंटाप्रोजल, ओमेप्रोजल और एनिटिडीन, ये HCl के स्राव को ही क्या कर देता है, बंद कर देता है।